बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। अब आता है नेशन स्टेट। वहां तो हमने स्टेट की बात की। वो एक स्टेट होती है, उसकी बाउंड्री होती है और यूएनओ ने उसको रिकॉग्नाइज किया होता है। अब आ जाता है नेशन स्टेट। जितनी डिस्कशन होगी आईआर में अब सब्सिक्वेंटली, ये सारी नेशन स्टेट के वाले से डिस्कशन होनी है। अब नेशन स्टेट पहले समझनी चाहिए कि ये है क्या। अब इसमें देखना ये है कि the terms nation state, country and nation state are used to refer to political, economic, social and cultural actors in the international system है। A nation state differs from a state or a nation। अब ये दोनों से मुख्तलिफ है। कैसे? a nation पहले देख लेते हैं क्या, फिर स्टेट क्या, फिर नेशन स्टेट आ जाएगा हमारे पास तारुफ। Nation refers only to socio-cultural entity, a union of people sharing common ethnic, cultural and linguistic values। अब यानी कौम एक होती है जिसके अपने नजरियात होते हैं। मजहबी नजरियात भी हो सकते हैं, एथनिक यानी उसके खानदानी, उसका नस्बनामा जिसे कहते हैं, तो रेशियल स्टॉक्स, एथनिक बैकग्राउंड, या उसकी कल्चरल या जुबान के हवाले से भी कई लोगों ने अपने आप को एक नेशन का दर्जा दे दिया। या क्या देंगे, अरब नेशनलिज्म। उसमें आप देखें कि लिंग्विस्टिक हो सकता है बैकग्राउंड और एथनिक हो सकता है, वी आर सेमेटिक। हम लिंग्विस्टिकली अरब स्पीकिंग है और अरब नेशनलिज्म आ गया। तो ये एक, इसको नेशन कहते हैं। अब मुमकिन है उसकी बाउंड्री कोई भी ना हो, कि जहां जहां अरबी बोली जाती है वो। इसी तरह इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि जहां मुसलमान है वो एक नेशन से तल्लक है। अब वो मुल्क तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में भी मुसलमान है, कनाडा में भी हैं, लीबिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं। अब इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट बीच में वो दे दे कि जी ये सारे एक नेशन से इनका तल्लक है, सिंस दे आर बिलीवर ऑफ गॉड एंड दे फॉलो वन रिलीजन। तो यहाँ रिलीजन ने उम्मा का कॉन्सेप्ट दे दिया, एक नेशन का दे दिया, लेकिन वो स्टेट तो एक नहीं है। अब आ जाए स्टेट क्या हुई। स्टेट रेफर्स टू ए लीगल पॉलिटिकल यूनिट। ये एक ऐसी स्टेट होती है, ये एक पॉलिटिकल यूनिट है। उसके ये चार खुसूसियात होती हैं। उसके एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है उसमें, उसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, उसका एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, उसकी कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, दूसरे मुल्कों के साथ वो मायदे भी कर सकती है। तो ये तो हुई स्टेट। अच्छा, अब स्टेट में कंटेन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। उसमें डिफरेंट रेशियल स्टॉक के लोग हो सकते हैं, लिविंग टुगेदर विद वेरिड वैल्यूज इवन। कई दूसरे रिलीजन के लोग, जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, इसमें आप देखें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हो सकते हैं। तो एक स्टेट है, ये तो होगी स्टेट। अब फिर नेशन स्टेट क्या बनी? अब नेशन स्टेट बनी, ये कॉम्बिनेशन नेशन का और स्टेट का है। नेशनल आइडेंटिटी एंड स्टेट आइडेंटिटी फ्यूज टुगेदर। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है नेशन स्टेट। बड़ा इसमें कोहिजन होता है। इसकी आइडियोलॉजी बेशुमार एंगल से ज्यादा कोहेसिव यूनिट है। is a geographical area that can be identified as deriving its political legitimacy from serving as a sovereign nation. A state is a political and geopolitical entity। अब जरा थोड़ा सा हम इसको फिर रिपीट कर रहे हैं। स्टेट क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एंटिटी। while a nation is a cultural and ethnic one। नेशन हमने जैसे कहा वो उसकी अपनी वैल्यूज हैं, रिलीजियस भी हो सकती हैं, एथनिक भी हो सकती हैं, लिंग्विस्टिक भी हो सकती हैं। अब द टर्म नेशन स्टेट क्या है? बिकम्स ए सॉवरेन जियोपॉलिटिकल एंटिटी दैट शेयर्स कॉमन सोशियो कल्चरल एसेट्स। कि जियोपॉलिटिकली तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, उसका जोग्राफिकल एरिया हो गया, उसकी पॉपुलेशन भी हो गई, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज भी हो गई, लेकिन उसकी सोशियो कल्चरल वैल्यूज भी मिलती हैं। उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब ये दुनिया में सब लोग अपनी अपनी स्टेट को नेशन स्टेट ही कह रहे हैं। तो इसी को अब हमने सारा आईआर में नेशन स्टेट को ही डिस्कस करना है। अब नेशन स्टेट जो है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? अब आपके सामने मैं ये 3 फीचर्स पेश करने लगा हूं। वो सॉवरेन होती है, हर लिहाज से खुद मुख्तार होती है। अब मैंने रेफरेंस दिया हॉब्स प्रो एब्सोल्यूटिस्ट एस्पेक्ट। अब ये मुख्तलिफ आईआर के जो एक्सपर्ट हैं, फिलोसफर हैं, उनके नजरियात हैं। उसकी सॉवरेनिटी को हॉब्स ने पॉइंट आउट किया कि वो ना सॉवरेन होती है।
ये उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, वो खुद मुख्तार होनी चाहिए। ऑस्टिन लीगलिस्टिक ज्यूरिस्टिक नेशंस ऑफ सिविल, कवानीन के लिहाज से अपने फैसले खुद करती है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये ऑस्टिन ने इसको कहा जी उसमें ये खसूसियत होती है। तो मॉडर्न डॉक्ट्रिन क्या कहती है, उसमें पावर फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल, ये कहती है कि वो डेमोक्रेटिक होती है, वहां अवाम हुकूमत करते हैं। यानी जो पावर है पुराने दौर के बादशाहों की तरह नहीं, बल्कि अवाम की हुकूमत है। ये मॉडर्न डॉक्ट्रिन है। तो अदर टाइप्स ऑफ एम्पायर आफ्टर 1945 यूएसए वर्ल्ड, फिर दुनिया में कोल्ड वार भी आई। अब देखें ये क्या है, ये ब्लॉक बन गए कोल्ड वार में, एक प्रो यूएसए हो गया, प्रो यूएसएसआर हो गया। तो वो ब्लॉक, वो नेशन स्टेट तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक्ट ऐसे किया जैसे दुनिया की दो बड़ी स्टेट्स हों, एक अमेरिका के ब्लॉक में चली गई, एक यूएसएसआर के ब्लॉक में चले गई। और इसने फिर ये तीसरी दुनिया, फिर वो इतनी खुद मुख्तार ही नहीं रही, उनको कुछ को यूएसए की बातें माननी पड़ी, जैसे पाकिस्तान यूएसए के ब्लॉक में चला गया। अब यूएसए जो कहता था हम मानते थे, हम चूंकि उसके ब्लॉक में चले गए। पावरफुल स्टेट्स डोमिनेट द वीकर स्टेट, क्यों? तो दुनिया का एक असूल है, ताकतवर कमजोरों पर असरअंदाज होता है। ये कोल्ड वार में यही हुआ, कोल्ड वार खत्म भी होगी लेकिन अब भी हो रहा है, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड है। यूएसए ने बड़ा कुछ किया दुनिया में। ये जो दो मैंने मिसालें की, ये हमेशा फिंगर टिप्स पर रखें। लीबिया को टॉपल किया और सद्दाम को टॉपल किया। यूएसए के पास इख्तियार ही कोई नहीं था, क्योंकि इख्तियार तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन ही नहीं ली। क्यों नहीं ली? वो वीटो हो जानी थी। ना रशिया चाहता था, ना चाइना चाहता था, ना फ्रांस चाहता था। अब आ जाता है नेशनलिज्म इन आईआर। एक तो सॉवरेनिटी की बात हमने कर ली, एक है नेशनलिज्म के इमोशनल एस्पेक्ट अटैक। एक उसमें ऐसा जज्बाती लगाव पैदा किया जाता है, नेशनहुड क्रिएट की जाती है। जैसे मैंने नक्शे की मिसाल दी कि आप जनाब एक डिफरेंट कौम है, बड़ी बहादुर, बड़ी जनाब सलाहियतों की मालक, तो वो उसमें ना इंजेक्ट करते हैं ये, यू आर ए ग्रेट, तो वो फिर ना नेशनलिज्म का जज्बा होता है। फिर आ जाता है नेशनल पावर, गेज बाय बोथ टेंजिबल नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स। अब ये है कि स्टेट की एक पावर होती है। पावर हमने कहा दो तरह की होती है। एक पावर क्या होती है? टेंजिबल। टेंजिबल क्या है? उसके पास पैसा कितना है, सोना कितना है, उसके पास तेल भी है कि नहीं है, ये है टेंजिबिलिटी। कि उसके पास रिसोर्सेज वसाइल कितने हैं, फिर उसके पास आबादी कितनी है, यंग वर्किंग फोर्स कितनी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, फौजें कितनी है। ये क्या हो गया? नेशनल पावर। ये उसकी पावर भी, अब पावर भी है, स्टेट का एलिमेंट होता है। अच्छा, फिर नॉन टेंजिबल में क्या आता है? उसके पास लीडरशिप कैसी है? अगर करप्ट लीडरशिप है तो वो तो खा जाएगी मुल्क को ही। तो गोया कि वो पावर की बजाय एंटीथीसिस ऑफ पावर है। अच्छा, फिर उसकी आइडियोलॉजी, वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने सारी कौम को इकट्ठे किया हुआ है, या हर के उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं अपनी अपनी रंग में बैठे। तो उसका जो लीडरशिप का फैक्टर, जैसे मैंने कहा, अब चाइना को जब स्टार्ट में माओ एक फैक्टर मिला, उसको एक लीडर मिला, चाइना को अपने पांव पर खड़ा किया। इसी तरह हिटलर जर्मनी में जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई, तो इतनी बड़ी पावर बना दिया जर्मनी को, हिटलर का लीडरशिप फैक्टर था। मलेशिया की भी मिसाल देनी चाहिए, महातिर मोहम्मद, मलेशिया को बनाने वाला महातिर मोहम्मद है। या आप कहें साउथ अफ्रीका में कालों का राज कायम करने के लिए नेल्सन मंडेला था। तो जब आप लीडरशिप की बात करेंगे तो ये फैक्टर आपके सामने होने चाहिए। अप्रोचेस टू स्टडिंग नेशन स्टेट, तो हमने तीन अप्रोच का नाम किया। एक होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होती है, ये इसमें देख, लिंग्विस्टिक, रेशियल, रिलीजियस फैक्टर्स। उसमें क्या, एक लैंग्वेज है, एक तरह का रेशियल स्टॉक है, एक तरह का रिलीजन है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट होगी। फिर दूसरी स्टडी होती है सब्जेक्टिव, इमोशनल लाइन पर स्टडी करना। इसमें क्या, उसके आइडियोलॉजी क्या है, जैसे पाकिस्तान की है, जैसे हमें इसीलिए पढ़ाई जाती है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, ताकि स्टूडेंट को बताया जाए, नौजवानों को, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, तो इस्लामिक नेशनहुड है, वो हम इंजेक्ट करते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो पैट्रियोटिक फीलिंग्स बाइंडिंग पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिक बैकग्राउंड। तो बेशक हम वैसे एथनिकली डिफरेंट हों, जुबान भी डिफरेंट बोल रहे हैं, लेकिन हम आइडियोलॉजी को
ज्यादा जोर देते हैं कि आइडियोलॉजी की बेस पर इसमें लोगों को इकट्ठा रखा जा सकता है। फिर आता है एक्लेक्टिक। तो एक्लेक्टिक होती है सिंथेटिक अप्रोच। ये सिंथेटिक का मतलब होता है मसनूई तरीके से बनाना। इट मिक्स अप द अबव टू अप्रोचेस टू क्रिएट ए न्यू सिंथेटिक वन मर्जर। इसमें फिर हमने जानबूझकर दोनों चीजें डालती। हम कहते हैं कि जो रिलीजियस फैक्टर है उसको भी इकट्ठा करो, लैंग्वेज भी उसकी एक, जैसे हमने उर्दू नाफिज कर दी कि जी सारे सूबों में उर्दू बोली जाए ताकि ये एक लैंग्वेज होगी तो ये आपस में जुड़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमने कहा रिलीजियस तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि रेशियल को कहेंगे जी इसको आप छोड़ो। अगर करना ही है बात, हम कहेंगे जी वी ऑल आर एरियंस, तो हैं भी एरियन सारे। तो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे देते हैं रिलीजन को कि वो हमारा बाइंडिंग फैक्टर है। तो अब आ जाती वो पावर, थोड़ी सी नेशनल पावर को थोड़ा सा मजीद हम आगे बात करते हैं। तो वो क्या है? फोर्स, थ्रेट, यूज ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक, न्यूक्लियर, अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोercion बाय वन नेशन ओवर द अदर। तो एक नेशन स्टेट का होता है उसकी पावर, तो उसमें है कि उसमें मिलिट्री कितनी है, उसके पास वो मुआशी तौर पर कितनी ताकतवर है, उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जैसे पाकिस्तान है। ये उसकी फोर्स को बताता है कि वो नेशन स्टेट कितनी ताकतवर है। यहाँ एक हमने वुडरो विल्सन, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसके बड़े अच्छे अल्फाज हैं, टॉक सॉफ्टली बट कैरी ए बिग स्टिक, कि बात आराम से करो दुनिया में लेकिन हाथ में डंडा होना चाहिए, फिर आपकी बात का असर होगा। तो ये मतलब कि दुनिया में फोर्स बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। अभी आप देखें अगर अमेरिका की दुनिया में चलती है तो किस लिए? कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो अगर पहले यूएसएसआर की चलती थी कि उसको काउंटर करता तो ताकत थी उसके पास, लेकिन जब वो 1990 में खत्म हो गया तो वो आप देखें ताकत के बगैर वो इकट्ठा ही नहीं रह सका, उसके सारे फेडरेटिंग यूनिट उससे अलग हो गए। फिर इन्फ्लुएंस, तो अनदर वे ऑफ गेनिंग पावर, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसुएजन बाय वन स्टेट टू अदर और मेंटेन टू बिहेवियर ऑफ वन। तो इसमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है नेशन स्टेट, उसका लेवल देखना होता है। जिस तरह चाइना में पैदा हो रहा है, चाइना के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बीआरआई की शक्ल में। तो अब वो चैलेंज बनता जा रहा है यूएसए को, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो फिर आ जाए अथॉरिटी, वॉलंटरी कंप्लायंस विद डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स ऑफ a state by other state out of respect, solidarity और रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपर्टीज, पाकिस्तान सीडेड पार्ट ऑफ कश्मीर टू चाइना। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? मिसाल के तौर मल्टी एथनिसिटी, ये बड़ा कम है कि किसी एक स्टेट में एक ही एथनिक ग्रुप हो। अभी मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, फ्रांस एक जो है ना सेकुलर स्टेट है। अब इसमें एक जनाब मुसलमान जब गए तो उन्होंने, औरतों ने हेड स्कार्फ लेना शुरू किया, तो जो लोकल थे उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारी वैल्यूज से कन्फ्रंट कर रहा है, तो उन्होंने एजिटेट किया अगेन द मुस्लिम वुमेन कि ये एथनिक, डिफरेंट एथनिसिटी कहाँ से आ गई, ये सर को डामते हैं। अब देखें एक एक नॉन इशू को इशू बना दिया। अब फ्रांस के लिए तो चैलेंज बन गया कि यूएसए में और कनाडा में, वहां ना कई दूसरी कौमों के लोग हैं, कनाडा में भी फ्रेंच हैं, और वो क्यूबेक है उसका एक सूबा है गालबन, मैं देखूंगा एग्जैक्टली क्यूबेक है उसका नाम क्या है, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में है कनाडा के, दे स्पीक फ्रेंच। अच्छा, वो फ्रांस से आए थे। इसी तरह अमेरिका का भी जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है उसमें भी फ्रेंच हैं। इसी तरह लैटिनोज हैं, लैटिनोज यही साउथ अमेरिका से आए हुए, मैक्सिकन पर्टिकुलरली। इसी तरह ब्लैक अफ्रीकन हैं, वहाँ मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ उसके चैलेंजेस हैं, नेशन स्टेट के चैलेंजेस हैं। इस तरह स्पेन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कैटलोनिया। कैटलोनिया उसका एक सूबा है, उसने ऑटोनॉमी की मूवमेंट है वहाँ, उन्होंने बल्कि आज़ादी डिक्लेयर ही कर दी पार्लियामेंट ने कि जी हम आज़ाद हैं। तो फिर उन्होंने ताकत के साथ उसको रोका, तो लेकिन फिर उसको काफ़ी ऑटोनॉमी दे दी। इसी तरह यूके है, उसमें स्कॉटलैंड ने कहा मुझे आज़ाद करो, रेफरेंडम भी हो चुका है, वो तो 48% थे तो बच गया, वरना अगर वो 51% होता है तो स्कॉटलैंड वुड हैव बीन ए डिफरेंट कंट्री बाय नाउ। अभी जो हमजा यूसुफ बने हैं तो वो कहने लगे मैं भी स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए काम करूंगा, इसीलिए लोगों ने पसंद किया उसको। तो एंड नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड वो यूके का हिस्सा है, वो भी आज़ादी चाहता है। तो फ्रेजाइल स्टेट्स
फिर ये है कि बाज का ये चीजें इतना ज्यादा जोर पकड़ती हैं कि वो स्टेट बनाना रिपब्लिक बन जाती है, इंतहाई कमजोर हो जाती है, उसको फ्रेजाइल स्टेट कहते हैं। ये क्या है, दुनिया में सोमालिया के साथ हो गया, बर्किना फासो, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आपस में जंग कर रहे हैं। इसके साथ मुकाबले में स्टेट्स हैं जो कि वायबल हैं, उनको हम वायबल पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहते हैं। उसकी मैंने मिसाल यूएसए की थी कि यूएसए में अगर छोटे मोटे मसाइल हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर मौजूद है।